Hello student, we will start today with pre-stress losses. We will start with introduction. So the major disadvantage with the pre-stressing system is that tendon force will decrease with the time due to the various long-term mechanism in both the concrete and tendons. The long-term pre-stress losses are due to the construction of the concrete, that is creep and shrinkage, and the relaxation of the steel tendons. In addition, initial losses occurs during the post-tensioning process. These are the elastic shortening of the concrete, friction between tendons and ducts, slip in the anchorage are the some major losses in the pre-stress concrete. तो जो प्री स्ट्रेस कंस्ट्रक्शन हम लोग प्री स्ट्रेस स्ट्रक्चर जो कास्ट कर रहे हैं उसका मेजर डिसएडवांटेज क्या है? प्री स्ट्रेसिंग लॉस। जो लॉस आ रहा है प्री स्ट्रेस कंक्रीट को कास्ट करने में, वो लॉसेज मेजर डिसएडवांटेज प्री स्ट्रेस के हैं। इसमें दो लॉसेज होते हैं, इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म। इमीडिएट मतलब जो स्ट्रक्चर कास्ट कर रहा है, हमने जस्ट कास्ट करने के टाइम जो लॉसेज होते हैं वो इमीडिएट लॉसेज होते हैं। लॉन्ग टर्म ड्यूरिंग सर्विसबिलिटी जो चेंजेज आते हैं, लॉसेज होते हैं, वो लॉन्ग टर्म लॉसेज होते हैं। तो इमीडिएट लॉसेज क्या क्या होते हैं? फ्रिक्शन, टेंडन्स और डक्ट के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, अंकरेज स्लिप का जो अंकरेज का जो स्लिप होता है, और इलास्टिक शॉर्टनिंग। These are the immediate or initial losses in the pre-stress concrete. Long term losses क्या होता है? Losses due to the creep and shrinkage and the relaxation. Losses due to the creep, losses due to the shrinkage, losses due to the relaxation of steel in the tendons. Here is chart for the pre-stress losses. इमीडिएट लॉसेस, इनिशियल लॉसेस जो स्टार्टिंग में लॉस हो रहा है, इनिशियल लॉसेस। टाइम डिपेंडेंट जो आफ्टर लोडिंग या विद इन सर्विसबिलिटी जो लॉसेज हो रहा है, टाइम डिपेंडेंट लॉसेज हो रहा है। इलास्टिक शॉर्टनिंग इनिशियल लॉसेज है। फ्रिक्शन इनिशियल लॉसेज। एंकरेज स्लिप इनिशियल लॉसेज। फ्रिक्शन और एंकरेज स्लिप दोनों पोस्ट टेंशनिंग कंक्रीट में होता है। पोस्ट टेंशनिंग कंक्रीट कैसे कास्ट होता है? कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम लोग कंक्रीट का, डक्ट छोड़ देते हैं, इसमें टेंडन्स को इन करते हैं, इंसर्ट करते हैं टेंडन को, उसके वजह से कंक्रीट और टेंडन्स में फ्रिक्शन डेवलप होता है। तो फ्रिक्शन जो लॉसेज है, फ्रिक्शन लॉसेज जो है ओनली पोस्ट टेंशनिंग में होता है। एंकरेज स्लिप, क्योंकि एंकर को हम लोग टेंडन को बांधने के लिए एंकर यूज करते हैं, किसमें? पोस्ट टेंशनिंग में। एंकर कहाँ यूज होता है? पोस्ट टेंशनिंग में। एंकर का यूज प्री टेंशनिंग में नहीं होता है। तो जहाँ एंकर यूज होगा वहाँ लॉसेज होगा एंकरेज स्लिप का। तो फ्रिक्शन एंड एंकरेज स्लिप ओनली पोस्ट टेंशनिंग में होता है, और इलास्टिक शॉर्टनिंग ओनली प्री टेंशनिंग में होता है। प्री टेंशनिंग में इलास्टिक शॉर्टनिंग क्यों होता है? क्योंकि कंक्रीट और टेंडन्स दोनों को साथ में कास्ट करते हैं, कट करते हैं, और जब शॉर्ट होता है तो इलास्टिक शॉर्टनिंग के वजह से दोनों शॉर्ट होता है, इसलिए प्री टेंशनिंग में इलास्टिक शॉर्टनिंग होता है। पोस्ट टेंशनिंग में इलास्टिक शॉर्टनिंग नहीं होता है। पोस्ट टेंशनिंग में ओनली फ्रिक्शन एंड एंकरेज स्लिप होता है। दीज आर द टाइम डिपेंडेंट लॉसेस, क्रीप एंड श्रिंकेज, रिलैक्सेशन ऑफ स्टील। क्रिप लोडिंग के बाद जो डिफॉर्मेशन होता है स्ट्रक्चर में वो क्रिप होता है। श्रिंकेज मॉइस्चर लॉस की वजह से जो स्ट्रक्चर में डिफॉर्मेशन होता है, श्रिंकेज। रिलैक्सेशन ऑफ स्टील, जैसे जैसे पुराना होते जाता है प्री स्ट्रेस स्ट्रक्चर, स्टील जो है रिलैक्स होते जाता है। रिलैक्स मतलब अपना रिलैक्स मोड में, और जो बॉन्ड होता है कंक्रीट से वो थोड़ा थोड़ा छूटते जाता है। तो रिलैक्सेशन ऑफ स्टील की वजह से लॉसेज होता है। और दीज अकर्स इन बोथ प्री टेंशन एंड पोस्ट टेंशनिंग। टाइम डिपेंडेंट जो लॉसेज है वो दोनों में ऑकर होगा, प्री एंड पोस्ट दोनों में। और फ्रिक्शन एंड एंकरेज स्लिप ओनली पोस्ट टेंशनिंग में, इलास्टिक शॉर्टनिंग ओनली प्री टेंशनिंग में। इनिशियल लॉसेज, इलास्टिक शॉर्टनिंग फॉर प्री टेंशन मेंबर्स। इन प्री टेंशन मेंबर्स, व्हेन द टेंडन्स आर कट
and the pre-stressing force is transferred to the member, concrete undergoes immediate shortening due to the pre-stress. Member also shorten by some amount which leads to the losses of the pre-stress. प्री टेंशन मेंबर्स में जब हम लोग टेंडन को कट करते हैं तो जब प्री स्ट्रेस फोर्सेस ट्रांसफ़र हो रहा होता है स्ट्रक्चर में तब इमीडिएट शॉर्टनिंग होता है, वही प्री टेंशनिंग में इलास्टिक शॉर्टनिंग है। पोस्ट टेंशन में इलास्टिक शॉर्टनिंग क्या है? इन दिस मेंबर इफ देयर इज ओनली वन टेंडन देयर इज नो लॉसेस बिकॉज द अप्लाइड प्री स्ट्रेस इज recorded after the elastic shortening the members. For more than one tendons, if the tendons are stretched sequentially, there is loss in a tendon during the subsequent strength of the other tendons. मतलब ये पोस्ट टेंशनिंग में लॉसेज जनरली इलास्टिक शॉर्टनिंग नहीं होता है, लेकिन जब हम लोग कब नहीं होता है, जब मेंबर्स में ओनली वन वायर यूज हो रहा है, डक्ट छोड़ा हमने, डक्ट में हम रिइंफोर्समेंट की जगह एक वायर को यूज कर रहे हैं, तब इलास्टिक शॉर्टनिंग नहीं होगी। अगर बहुत सारे वायर को इन कर रहे हैं और एक साथ स्ट्रेच कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे वायर को इन किया, फिर जब टेंशन अप्लाइड कर रहे हैं सारे वायर पे तो एक साथ अप्लाई कर रहे हैं तो भी इलास्टिक शॉर्टनिंग जीरो होगा। लेकिन बहुत सारे वायर को इन कर रहे हैं और अलग अलग सबको स्ट्रेच कर रहे हैं, पहले मैंने इसको स्ट्रेच करा, फिर इसको स्ट्रेच करा, फिर इसको करा, तब लॉसेज होंगे। सेकेंड इज एंकरेज स्लिप। इन प्री टेंशनिंग सिस्टम व्हेन द टेंडन्स फोर्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द जैक टू द एंकरेज ends the friction wedges slip over a small distance. The losses of pre-stress is due to the consequent reduction in the length of the tendon. Certain quantity of the pre-stress is released due to this slip of wire through the anchorage, and amount of slip depends only type of wedges and stress in the wires. क्या होता है कि हमने ये किस में होता है? पोस्ट टेंशनिंग में। पोस्ट टेंशनिंग में होता है, स्ट्रक्चर है हमारा, डक्ट ओपन रखा है रिइंफोर्समेंट के लिए, इन किया, जैक के थ्रू टेंशन दिया जा रहा है रिइंफोर्समेंट पे, मतलब खींचा जा रहा है। जब जैक को कट करके हम लोग यहाँ एंकरेज से फिक्स करते हैं इसको, तो जैक से लोड ट्रांसफ़र होने टाइम एंकरेज में थोड़ा स्लिप हो जाता है, और ये हाँ जब हम लोग एंकरेज को यहाँ बाइंड कर रहे हैं तो थोड़ा अंदर जाके बाइंड होता है। इसके वजह से एंकरेज स्लिप, जैक से जो लोड ट्रांसफ़र होता है एंकरेज में, इमीडिएट लोड ट्रांसफ़र होने की वजह से ये जो रिइंफोर्समेंट वो शॉर्टन होना चाहता है, उसकी वजह से वो एंकरेज को भी थोड़ा इन द स्ट्रक्चर खींच लेता है, उसी को एंकरेज स्लिप बोलते हैं। वो टोटली डिपेंड करता है किस पे? स्ट्रेस इन द वायर, वायर में कितना स्ट्रेस हमने दिया है, टेंशन स्ट्रेस कितना प्रोवाइड करा है उस पर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ रिइंफोर्समेंट पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट, फ्रिक्शन लॉसेज। ये किस में होता है? पोस्ट टेंशनिंग में। ये दोनों प्री टेंशनिंग में नहीं होता है, ओनली पोस्ट टेंशनिंग में होता है एंकरेज स्लिप एंड फ्रिक्शन लॉसेज। इन पोस्ट टेंशन मेंबर्स टेंडन्स आर हाउस्ड इन द डक्ट, मतलब डक्ट होता है उसमें इन किया जाता है। इन पोस्ट टेंशन मेंबर टेंडन्स आर हाउस्ड इन द डक्ट, डक्ट में इन किया जाता है। इफ द प्रोफाइल ऑफ केबल इज लीनियर द लॉस विल बी ड्यू टू द शॉर्टनिंग और स्ट्रेचिंग ऑफ द केबल कॉल्ड बॉबल्स। If the profile is curved, there will be loss in the structure due to the friction between tendons and ducts or between the tendons themselves. क्या कह रहा है? ये स्ट्रक्चर है आपका कंक्रीट स्ट्रक्चर, आपने इसके अंदर डक्ट लीव किया था रिइंफोर्समेंट को इन करने के लिए। तो जब ये डक्ट लीनियर होता है तो रिइंफोर्समेंट इन किया हमने, स्ट्रेच किया, तो स्ट्रेचिंग मतलब लोड छोड़ने के बाद वो थोड़ा इस तरह से बॉबल हो जाता है, मतलब थोड़ा जिग जैग जैसा हो जाता है। इसकी वजह से लॉसेज होता है, इफेक्ट बॉबल इफेक्ट आता है, इसकी वजह से लॉसेज होता है लीनियर में। और जब वो सर्कुलर होता है, मतलब सर्कुलर या कर्व्ड, इस टाइप का भी छोड़ा जाता है डक्ट
ज़रूरी नहीं कि लीनियर होगा, इस तरह से भी हो सकता है। तो जब इस तरह से होता है तो रिइंफोर्समेंट जब इन किया जाता है तो वो स्ट्रेट जाएगा, तो इसमें जब वो टच होता है तो फ्रिक्शन डेवलप होता है। तो जब हम लोग कर्व सरफेस में करते हैं तो फ्रिक्शन के वजह से लॉसेज होता है, और जब लीनियर डक्ट में इन करते हैं रिइंफोर्समेंट को तो बबल इफेक्ट के वजह से लॉसेज होता है। श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज द कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू द लॉस ऑफ मॉइस्चर। हमने स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करा, उसमें मॉइस्चर उसका एवेपोरेट हुआ जिसके वजह से रिडक्शन हुआ स्ट्रक्चर में, वही है श्रिंकेज। ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट द प्री स्ट्रेस इन टेंडन्स इज रिड्यूस विथ टाइम। श्रिंकेज की वजह से टेंडन में जो प्री स्ट्रेस हमने ट्रांसफ़र किया, प्री स्ट्रेस लोड जो हमने टेंडन्स या रिइंफोर्समेंट में ट्रांसफ़र किया, वो टाइम के साथ घट जाता है। मतलब जो पहले स्टार्टिंग में इस रिइंफोर्समेंट में जो प्री स्ट्रेस था वो श्रिंकेज की वजह से टाइम के साथ कम हो जाता है। क्रीप ऑफ कंक्रीट। क्रीप ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन डिफॉर्मेशन विद द टाइम अंडर द कांस्टेंट लोड। टाइम के साथ, लोड के साथ जो रिडक्शन होता है स्ट्रक्चर में टाइम के साथ, उसी को हम लोग क्रीप कहते हैं। ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट द प्री स्ट्रेस इन द टेंडन इज रिड्यूस विद टाइम। सेम जो श्रिंकेज में हुआ, श्रिंकेज की वजह से जो प्री स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है विद टाइम। सेम ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट द प्री स्ट्रेस इन द टेंडन्स इज रिड्यूस विद टाइम। Relaxation of steel. Relaxation of steel is defined as the decrease in the stress with time under the constant strain. Due to the relaxation of the steel, the pre-stress in the tendon is reduced with the time. The relaxation depends on the type of steel and initial pre-stress and the temperature. Relaxation जो हमने स्टील को इंसर्ट करा है प्री स्ट्रेस्ड मेंबर के अंदर, वो जो स्टील है वो टाइम के साथ रिलैक्स होता है। रिलैक्स मतलब और छोटा होते जाता है, बिकॉज बॉन्ड भी कमज़ोर हो जाता है इसके बीच में, तो वो उसे फ्री थोड़ा छोड़ देता है रिलैक्स होने के लिए। तो टाइम के साथ रिलैक्स होते जाता है, जिसके वजह से प्री स्ट्रेस जो हमने ट्रांसफ़र करा स्ट्रक्चर में वो भी कम हो जाता है टाइम के साथ। टोटली डिपेंड किस पे करता है रिलैक्सेशन ऑफ स्टील? टाइप ऑफ स्टील पे, कौन सा टाइप हमने डाला है, ग्रेड क्या है उस स्टील का, इनिशियल प्री स्ट्रेस, कितना प्री स्ट्रेस हमने करा था स्ट्रक्चर में ट्रांसफ़र करते समय, और टेम्परेचर क्या है वहाँ का।